हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं एक एनटीएससी का पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। कोशिश करूँगी जितना इजी कर सकती हूँ उतना इजी कर दूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्टली चलते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ लंग्स। लंग्स का मतलब वो लंग्स जो हम रेस्पिरेशन के पार्ट में पढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक। नंबर 1 ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल वाटर को एंट्री देगी, जबकि ऐसा नहीं होता। लंग्स के अंदर गैसेस को तो कोई ट्रबल नहीं है, CO2 भी जाएगा, O2 भी जाएगा। ये CO2 और O2 दोनों सिंपल डिफ्यूज़न से जा सकते हैं। किसी भी तरीके से गैसेस के डिफ्यूज़न को नहीं रोका जा सकता। सेमी परमेबल हो तो बहुत आराम से जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स भी होंगे, जो कुछ ऐसे आयंस भी होंगे जो यहाँ पर एंटर करते हैं। अगर कोई मेम्ब्रेन केवल सेमी परमेबल होगी तो वो आयंस को नहीं जाने देगी, जबकि हमारी ये लंग्स की मेम्ब्रेन सोडियम और पोटेशियम आयंस को भी जाने के लिए परमेबल होती है ना। तो अगर सेमी परमेबल की जगह सेलेक्टिव परमेबल होता तो चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए तो हमारा पूरा रॉन्ग हो गया। बी में आए, वाटर मूव्स अक्रॉस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट को बी वाला फुलफिल कर रहा है, यानी ऊपर और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। सी क्या कह रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने करके दिखाया आपको, कैन क्रॉस फ्रॉम दिस, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कैन पास दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आयन को जो हम अंदर एंट्री करा रहे हैं, उस एंट्री के लिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ चैनल्स लगे होते हैं। चैनल्स का मतलब कि वो वेलकम करने के लिए, सोडियम और पोटेशियम आयंस का वेलकम करने के लिए इस लंग्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन लगे हुए हैं, और वो सोडियम और पोटेशियम को आना और जाना दोनों अलाउड है। इसका मतलब B, C, D तीनों करेक्ट हैं। तो हम ले लेंगे ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज कॉल्ड B, C, D ओनली, और योर आंसर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स सेवरल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। सेवरल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ER, गोल्गी बॉडी, like that, right? Lysosomes also if it is the animal cell. ऐसे ही एक सेल में कह रहे हैं द वैक्यूल इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, उनमें से वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए एक प्लांट सेल बना के रखिए, और यहाँ पे देखिए सेल वॉल दिख रहा है, ये हमने सेल वॉल लिख लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने वैक्यूल बना रखी है, वैक्यूल को हम लोग V कर लेते हैं, ये हो गया। वैक्यूल कभी खाली नहीं होता। अगर वो वैक्यूल किसी सेल के अंदर है तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, है ना। इस फ्लूइड को का जो पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि वो इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ बल्ज करके रखे। जब ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आएगी तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, यानी वैक्यूल कभी भी खाली नहीं होता। खाली होगा तो वो सेल फ्लैसिड हो जाएगी। आइए अब ये क्या कहते हैं, पढ़ देती हूँ फिर से। यूकैरियोटिक सेल कंटेन सेवरल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। द वैक्यूल इज वन सच ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल अगर हम बनाएंगे, मैंने एक प्लांट सेल ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल बना देते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, और दूसरी बात वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होगा, ऐसा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इट कंटेन सेल्स। अब बना के दिखाया आपको तो ये तो सही है। प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से बिल्कुल टच करके रहे, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी होगा। यहाँ पे भी सेल सैप पाया जाएगा, मतलब एनिमल सेल में भी सेल सैप यहाँ वैक्यूल के अंदर है, और ये टर्जिडिटी में हेल्प कर सकता है, बिल्कुल करेगा अगर है तो। फिर प्लांट सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर, दिस इज रॉन्ग। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल का वैक्यूल है उसका साइज बड़ा है, और जो एनिमल सेल का वैक्यूल है उसका साइज छोटा है। और आपके इस क्वेश्चन में सी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। उस हिसाब से चले तो हमें मिलेगा B, C, D, यानी थर्ड क्वेश्चन करेक्ट है। आगे आते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ द कार्डियक मसल्स नॉट गेटिंग फैटीग। ये कह रहे हैं कि आपके हृदय में, आपके हृदय के अंदर पाए जाने वाले जो कार्डियक मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो कभी नहीं थकते। क्यों नहीं थकते, है ना मज़ेदार बात। हमारी थकान का सारा कॉन्सेप्ट हमारी एनर्जी से है। सेल का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी हमेशा ATP के फॉर्म में होता है। आपको पता है ATP कहाँ बनता है? रेस्पिरेशन में बनता है, लिख रखा है हमने। और रेस्पिरेशन कौन करता है? तो वो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसका 1, 2, 3, 4 में केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट वेग हैं,
पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप ये जानें कि हमारे कार्डियक मसल्स में, हमारे कार्डियक टिश्यूज़ में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इतना ज़्यादा होता है कि आपका हार्ट, आपका हृदय, आपका दिल जब से आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के डेथ के टाइम तक लगातार बिना थके काम करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं फोर्थ, ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल एमंग डाइकॉट प्लांट्स बट नॉट इन मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, एक देखिए दो स्पेसिफिक कैरेक्टर दे दिया उन्होंने, दो टर्म दे दिए कि डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं। डाइकॉट में मैं आपको बता देती हूँ दो तीन एग्जाम्पल, जैसे मैंगो है, नीम है, रोज़ है। ग्राफ्टिंग बेसिकली हम लोग रोज़ में करते हैं, बोगनविलिया में करते हैं, तो मैं इन दो प्लांट का नाम लूँगी एज ए डाइकॉट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डाइकॉट के ऊपर हम लोग यहाँ पे रोज़ लिख लेते हैं, ये हो गया। और बोगनविलिया में भी करते हैं तो हम लोग BOGN लिख के काम चला लेते हैं, ये बोगनविलिया हो गया। मोनोकॉट प्लांट्स क्या होंगे भाई, थोड़ा कलर चेंज करने में मिक्स हो जाएगा। हमारे मोनोकॉट में हम लोग ले लेंगे, वीट ले लेते हैं, और वीट शायद आपने ना देखा हो, लेकिन आपने मेज़ देखा होगा, भुट्टे का प्लांट देखा होगा ना, कॉर्न का प्लांट, तो हमने मेज़ ले लिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। एक नीचे हमारा प्लांट ये स्टॉक लगा हुआ था, ये शियॉन है, और हमने दूसरे तरीके की वैरायटी का स्टेम लाए और पहले वाले की वैरायटी में लगा दिया। नंबर 1 ये रूटेड है, गमले में लगा हुआ है, उसके ऊपर हमने दूसरी वैरायटी का स्टेम लगा दिया। यानी अगर हम रोज़ में कर रहे हैं तो नीचे हो सकता है रेड कलर के रोज़ का स्टेम हो, और ऊपर हमने हो सकता है वाइट कलर के रोज़ का स्टेम लाकर इसके ऊपर चिपका दिया। अब इसके ऊपर और पॉलीथिन लगाना या कैलस लगाना, इस तरीके का काम करते हैं हम, यानी हम इसको ऐसे कवर कर देंगे, इसको हम इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि इन दोनों को, यानी ये रेड वाले के टिश्यू को और ये ब्लू वाले के टिश्यू को आपस में जुड़ना तो पड़ेगा, तभी तो नया प्लांट बनेगा, तभी तो यहाँ जाके नए टिश्यू बिल्कुल मिक्स होके एक सीलिंग जैसा काम करेंगे। तो वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इस स्टेम का डायग्राम हमने ऐसे काटा है, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। इस स्टेम को हमने ऐसे काट दिया, यूँ काटा है, ऐसे कट दिया। जब काट दिया तो हमको ये बाउंड्री लाइन मिली, ऐसे गोल मिलेगा स्टेम। इसके अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर बना है वस्कुलर बंडल है। एक और वीडियो में टिश्यूज़ के ऊपर, प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें डिफरेंट काइंड्स के वस्कुलर बंडल बनाए। तो जो डाइकॉट स्टेम होता है उसके वस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर, स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे, ये काम रूट में नहीं हो सकता। स्टेम के अंदर छोटे छोटे बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं। रिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे रिंग में बने हुए, देखिए। और इसके अंदर कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो नए सेल्स बनाने का काम करता है। जब कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर पाया जाता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रा कैलरी या इंट्राफेसिकुलर बंडल। अब आइए देखते हैं क्या करें। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट प्लांट। कैसे? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन डाइकॉट प्लांट। इनमें से, नीचे में से कोई एक ऐसा है जो ग्राफ्टिंग में हेल्प कर रहा है। कैसे? प्रेजेंस ऑफ ओपन वस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग। तो वस्कुलर बंडल ये हो गए, रिंग में अरेंज ऐसे हो गए या रिंग में अरेंज हो गए। ओपन ये इसलिए है क्योंकि इसके पास कैम्बियम है। ठीक है, जब का वस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम होता है तो हम उसको ओपन कहते हैं। इसका मतलब मोनोकॉट में ओपन कैम्बियम, ओपन वस्कुलर बंडल नहीं होता, कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम एब्सेंट है तो नया टिश्यू कौन बनाएगा, इसलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। फिफ्थ में आते हैं, कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमें पता है कि ये प्लांट के 3 परमानेंट टिश्यूज हैं। दीज टिश्यूज आर अ काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉलेन्काइमा। हमने एक कॉलेन्काइमा का छोटा सा डायग्राम बना के आपके सामने रख दिया। एक पहले हमने TS काटा और ये देखने में दिखाई दे रहा है कि इसके बीच में इंटरसेलुलर गैप या तो नहीं है या तो थोड़ा कहीं छोटा मोटा बच गया तो बच गया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के दिखाया तो ये दिखाया कि इसके कॉर्नर्स थिक हैं, ये देखिए थिकनेस दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब आइए हम पता करते हैं इस कॉलेन्काइमा के कैरेक्टर्स क्या हैं। कह रहे हैं मेड अप ऑफ डेड सेल्स। नो, कॉलेन्काइमा इज लिविंग, ये लिविंग है। कॉलेन्काइमा और पैरेन्काइमा दोनों लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। Have very little intercellular space. We can tick on this one. This is correct, partially correct. We can say it is correct. बहुत कम स्पेस बचता नहीं होता। सेल्स आर इरेगुलरली थिकन, बिल्कुल ठीक है। कहीं पे थिकनेस ज़्यादा है, ये देखिए ज़्यादा बनाइए, कहीं पे कम है, तो C भी सही है। और उसके बाद D कह रहे हैं सेल वॉल कंटेन ऑफ लिग्निन। नो, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लिग्निन। कंपाउंड का नाम ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने। जो थिकनेस स्पेशल दिखाएंगे दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, और जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की होगी।
लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है, लिख देते हैं दिस लिग्निन इज देयर इन स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तो इसका कैरेक्टर ही नहीं हुआ, यानी हमें मिला बी एंड सी, तो हमें मिलेगा आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। अब चलते हैं द ट्री ऑफ द जीनस पाइनस। ओके, पाइनस थोड़े से कोन्स वाले प्लांट होते हैं, अगर आपको पता हो तो ना, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में कोन्स पाया जाता है। प्लेस इन हायर ग्रुप्स कंपेयर टू दोज ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट्स है, इन्होंने नीचे लिख रखा है तो मैं लिखने का टाइम बचा लेती हूँ। देखिए मार्सिलिया से पहले यहाँ टेरिडोफाइट लिखा। जीनस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो भाई जितने भी जिम्नोस्पर्म, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये जिम्नोस्पर्म है। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं बट फ्रूट नहीं होता। यहाँ लिख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के पास नो फ्रूट नहीं है भाई, ये लगा दिया हमने, ऐसे चल गया हमारा काम, तो हमारा हो जाएगा पाइनस क्यों हायर है, क्योंकि उसके पास सीड है। टिक्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अर्थ हैज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ द एनिमल्स, ईच एनिमल इज यूनिक in its self and possesses certain distinguishing feature. Match the animal listed in column A with their characteristic features given in the column B and C. क्या रहे हैं, फेरिटीमा हम लोग बेटा अर्थवॉर्म को कहते हैं, ठीक है, पैलियामॉन ये प्रॉन को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस वाले कॉलम में लिविंग बींग्स दे रखे हैं, यानी एनिमल्स दे रखे हैं। यहाँ पे इनके ऑर्गन्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो रेस्पिरेटरी का काम करेंगे। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ग्लैंड्स दे रखी हैं, रिलेटेड है, इन्हीं एनिमल्स थे, लेकिन इनमें कोई भी कॉलम मैच नहीं कर रहा करेक्टली, तो उसको इसमें स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। एक एक को, यानी इस वाले को इससे भी मैच करना चाहिए और इससे भी मैच करना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास इसमें नहीं है। नेक्स्ट आइए, व्हाट विल हैपन टू द सेल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इफ दे आर प्लेस्ड इन अ प्यूरिफाइड वाटर। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर प्यूरिफाइड वाटर है इसका मतलब वो हाइपोटोनिक हो गया, सेल को हम हाइपोटोनिक में रख रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो हाइपोटोनिक वर्ड इज ऑल्सो नॉट टू बी यूज्ड ओवर हियर, या हमें सॉल्वेंट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। पानी पूरी बायोलॉजी में सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो कह रहे हैं एक साइनोबैक्टीरिया को पकड़ा और उसको पानी में डिप कर दिया। कह रहे क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, है ना। अच्छा, एंडोस्मोसिस होगा तो पानी कब तक अंदर जाएगा, जाता रहेगा तब तक जाएगा जब तक पानी जितना जब पानी जा सकता है। दैट मीन्स व्हेन सेल डज नॉट अलाउ टू एक्मोडेट मोर वाटर, उस कंडीशन में पानी जाके अंदर जाना रुक जाएगा। बट नाउ द कंडीशन इज कि क्या ये सेल बर्स्ट करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है ना। तो अगर हम इस साइनोबैक्टीरिया को किसी पानी में डिप करेंगे तो पानी उसके अंदर जाएगा, वो पूरा टर्जिड हो जाएगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं करेगा। आपका आंसर है 3, दे विल स्वेल बट विल नॉट बर्स्ट। सो आपका सोल्यूशन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन परफेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पेडिग्री बनी है आपके सामने। पेडिग्री का मतलब होता है जिसमें हम सिंबल्स के थ्रू, है ना, जैसे ये वाला जो सिंबल है वो मेल है ना, ये स्क्वायर मेल, इसी स्क्वायर को ये मेल हमने दिखा दिया यहाँ पे, और जो सर्किल है वो फीमेल का साइन ये बना के दिखाया, मेल का साइन ये बना के दिखाया। अगर इसको हम पूरा फिल्ड कर दे कलर से, यानी इसको ऐसे कर दे, तो ये जो फीमेल है वो डिजीज्ड है, उसको बीमारी है। इसी तरीके से इसको हम बना दें, ऐसे पूरा फिल कर दें। सो अब ये जो मेल है ना, इसको बीमारी है, जिस भी बीमारी की बात की जाएगी, मतलब जिसके लिए ये पेडिग्री बनाया जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे है हम लोग, कह रहा है हचिंगसन्स डिजीज इन एन ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब होता है जो 22 पेयर आपके पास क्रोमोसोम है, उनमें से किसी एक पेयर के ऊपर इस डिजीज़ का जीन है, right? Hutchinson disease is an autosomal disorder characterized by the movement of cognitive and disorder study. What is it? Psychiatric, right? Disorder, ये word है ना, cognitive and this one and disorder. Study the given pedigree. वो इसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं and identify the genotype of second 3 and second 4. तो second 3 को मैंने यहाँ हाईलाइटर लगाया और second 4 को मैंने यहाँ हाईलाइटर लगाया। सेकंड का क्या मतलब है, ये जनरेशन लिखिए, देखो पेरेंट जनरेशन को इन्होंने फर्स्ट दिया है,
इस वाली जनरेशन को पहली जो पेडिग्री की पहली ऑफस्प्रिंग है वो उन्होंने सेकंड दिया है, और थर्ड वाली उसकी नेक्स्ट है। अच्छा, पता कैसे करते हैं कि कौन किसकी पेडिग्री? देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो फीमेल दिखा रखा है, ये हिस्सा, ये ऊपर वाली जनरेशन 1 का ऑफस्प्रिंग नहीं है, संतान नहीं है, उनकी औलाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं ऐड हो रही है ना। ये मुझे हटाना पड़ेगा, मैंने आपको करके दिखाया कि यहाँ कोई लाइन नहीं है, देखे नहीं है। इसका मतलब है कि ये पेयर मैरिज के लिए बनाया गया है। इस वाले पेयर को मैरिज के कपल के फॉर्म में बनाते समय बनेगा। ओके, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन दिस पेन, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये देखिए, इसको इसके लिए, ये कपल को मैरिज के लिए बनाया गया है। ये वाला ऊपर वाले की संतान नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला कपल है, कपल नंबर 1 है, उसमें ये फीमेल हो गई, इसको हचिंगसन डिजीज़ है। ये मेल हो गया, इसको हचिंगसन डिजीज़ नहीं है, प्लस ये डिजीज़ डोमिनेंट कैरेक्टर से हो रही है। इसका मतलब फीमेल के कैपिटल एच की वजह से ये डिजीज़ हो रही है ना। कैपिटल एच ही तो डोमिनेंट है। डोमिनेंट को लिखने का तरीका ही यही होता है कि हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ कैपिटल एच लिख दिया। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा नीट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा ये कहानी चल क्या रही है। ये वाला हटा लेते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी। और कहाँ से क्लियर किया जा सकता है? नहीं, ठीक है, अभी करना ही रखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाइए, देखिए अब इसके जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स चल रहे हैं, या ये हमने दोनों होमोजाइगस रिसेसिव लिया हुआ है, इसको बीमारी नहीं है, इसको हचिंगसन डिजीज़ नहीं, यानी मेल तो हेल एंड हार्टी है, स्वस्थ है भाई। जो फीमेल है, जो मदर है, जो माता जी हैं, उनको प्रॉब्लम है ना, हचिंगसन डिजीज़ है। हचिंगसन डिजीज़ क्यों है? वो कैपिटल एच की वजह से है। ये चल दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर हमने ले लिया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन जा रही है, माने ये सेकेंड जनरेशन जा रही है, उनमें जिसको जिसको डिजीज़ होगी उसके पास एक कैपिटल एच होना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेल है तो इसके पास एक कैपिटल एच आएगा। अब ये अगर सन होगा ना, इस वाले पेयर का, इसका भी कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये देखिए, थोड़ा करना ही पड़ेगा। देखिए अब इस वाले पेयर का, ये जो पेयर है, इस पेयर का ये कैपिटल एच यहाँ आया होगा पक्का, तभी इस वाले बेटे को ये हचिंगसन डिजीज़ है। उसी तरीके से इसी का कैपिटल एच यहाँ भी आया होगा फीमेल के पास, यानी डॉटर के पास, और इसी का कैपिटल एच इस वाले सन के पास भी आया होगा, है ना। तो उन्होंने देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने कहा कि हमें सेकंड का थर्ड बताइए और हमें सेकंड का फोर्थ बताइए। चलिए हम कहानी फिर क्लियर कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा साफ यूँ करेंगे, थोड़ा सा साफ यूँ करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड का थर्ड और फोर्थ बताना है। थोड़ा यूँ क्लियर कर लेते हैं। आइए अब चलते हैं ना, ये लिया और यहाँ जाते हैं। तो सेकंड का थर्ड ये हुआ दिस वन। तो ये एक कैपिटल एच होगा और एक स्मॉल एच होगा। और जो सेकंड का फोर्थ है, ये तो कह रहे हैं, ये देखिए सेकंड का फोर्थ निकालने को कह रहे हैं ये, तो ये तो पेयर ही अलग है। तो अब जब नहीं है उसको बीमारी, तो हम उसको एच और एच दे देते हैं। देखिए ये ऑप्शन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कहाँ मिलने वाला है? आपको मिलने वाला, आई थिंक द फर्स्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। आइए चलते हैं। 10th में ये कह रहे हैं वेन अ टॉल प्लांट, हम यहाँ पर हैं इस समय, वेन अ टॉल प्लांट लिख के रखा है मैंने, देखिए टॉल है तो ऐसा होगा, कैपिटल टी, राउंड सीड, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको हमने क्रॉस करा दिया किससे? ड्वार्फ से, तो स्मॉल टी, रिंकल्ड होगा स्मॉल आर। तो हम पहले पेरेंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो हमारे पेरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। एज है ना, सीड्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ अर्जुन, कह रहे किससे क्रॉस करेंगे? स्मॉल टी, कैपिटल आर, इन दोनों को क्रॉस कर देना। अगर आप नोटिस करें तो इन्होंने इसको यहाँ करके दिखाया, ये देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर, ये देखिए टी, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल आर, सेम चीज़ उन्होंने यहाँ लिख के रखी है। यहाँ पे इन्होंने गैमिट्स नहीं बनाया, मैं गैमिट्स बना के आपको दिखा देती हूँ। इसमें जितने भी गैमिट्स बनेंगे 1000 2000 है ना, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन यही होगा कैपिटल टी, कैपिटल आर। इसके जो गैमिट्स बनेंगे वो क्या होगा? स्मॉल टी, स्मॉल आर। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हमारी F1 जनरेशन जा रही है। अब हमने इस क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व किया? यहाँ तक। वो कह रहे हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, यानी कैपिटल टी, कैपिटल आर को जब स्मॉल टी, स्मॉल आर से क्रॉस किया, ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन बट टॉल प्लांट्स। बिल्कुल ठीक है, अगर एक कैपिटल टी हमारे पास होगा तो वो प्लांट टॉल ही होगा। तो ये प्लांट जो है ये हमारा ये टॉल है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये टॉल भी हो गया और ये राउंड भी हो गया। जितने भी प्लांट बनेंगे सब ऐसे ही होंगे, ठीक हो गया, मिल गया।
विद प्रोड्यूस राउंड सीड, हम यहाँ तक कर चुके क्वेश्चन को। फिर कह रहे हैं एज पर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हाट परसेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग विल प्रोड्यूस रिंकल्ड सीड इफ F1 का प्लांट ये था, इज क्रॉस्ड विद टॉल प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल्ड सीड। तो वो कह रहे हैं कि इस वाले प्लांट को इस वाले यानी F1 के जो ऑफ स्प्रिंग था उसको टॉल प्लांट और रिंकल्ड सीड ऐसे क्रॉस करा दीजिए। करा दिया, ये देखिए इसको लेकर आते हैं, उन्होंने आपको करके दिखाया। ये देखिए उन्होंने F1 का पहले प्लांट ले लिया, ये ले लिया यहाँ पे ये, ठीक। और उसके बाद उसको जब क्रॉस करा रहे हैं यानी तो कैपिटल टी और स्मॉल आर ये कॉम्बिनेशन बना, एक और बना के दिखाया। ये प्लांट टॉल तब भी हो सकता है जब ये हो कैपिटल टी स्मॉल आर, तब भी ये प्लांट टॉल है और रिंकल्ड सीड वाला है। अब आइए, अगर हमें इसके गैमीट्स बनाने हो तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, इसका एक और इसका एक, इस कैपिटल टी का एक और स्मॉल आर का एक, ये गैमीट्स बन गए। अभी जो पुनेट स्क्वायर बनाया है उन्होंने क्या किया, इस वाले प्लांट के सारे गैमीट्स एक साथ लगा दिए, यानी इससे हमें 4 मिलेगा। किससे, थोड़ा सा फिर चेंज करा जाए ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये लीजिए, इससे हमें 4 तरीके के गैमीट्स मिलेंगे। ये यहाँ आ रहा है, ये देखिए, एक मिलेगा कैपिटल टी विद कैपिटल आर, ये आ गया। दूसरा हमें मिलेगा कैपिटल टी विद स्मॉल आर, यानी हमें ये मिल गया। फिर हमें मिलेगा स्मॉल टी विद कैपिटल आर, मतलब ये मिल गया। फिर हमें मिलेगा स्मॉल टी विद स्मॉल आर, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 4 तरीके के गैमीट्स मिल गए। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही तरीके का गैमीट्स पॉसिबल है। पहले वाले कंडीशन से चले, यानी इस वाले कंडीशन से चले, इससे कौन सा गैमीट पॉसिबल है, कैपिटल टी विद स्मॉल आर। तो उन्होंने यहाँ लिख कर दिखा दिया कैपिटल टी विद स्मॉल आर। अब क्रॉस चेक करते जाइए, इस वाले कॉलम में ये है और ये है, यानी क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। हम जब चारों रिजल्ट निकाल लेंगे तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज क्रॉस्ड विद प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने, एज पर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग विल प्रोड्यूस रिंकल्ड सीड। तो इनमें से कितने रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन ये कर लिया जाए, ये हाँ साफ कर रही हूँ, क्लीन, हाँ ठीक है। अब ये तो रिंकल्ड नहीं है, ये राउंड है और ये भी राउंड है, ठीक है। और ये वाला रिंकल्ड है और ये वाला रिंकल्ड, यानी जितने भी प्लांट बनेंगे उसके 50% प्लांट रिंकल्ड होंगे। नेक्स्ट आइए, अब आपसे क्या कह रहे हैं, what would happen to earth if carbon dioxide was absent from its atmosphere। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, इस अर्थ पर अगर कोई फूड प्रोवाइड कर रहा है तो वो है प्लांट। अगर फूड नहीं मिलेगा तो इस धरती पर से सारा जीवन खत्म हो जाएगा। पहले से ही टिक करके रखना है, द अर्थ वुड बी डिवॉइड ऑफ लाइफ। ना तो ऑक्सीजन मिलेगी ना खाना मिलेगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसका, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड बाई photoautotrophs that is plant which produce oxygen and photosynthesis। देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा ये लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं, इसका भी हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आइए नेक्स्ट आइए, क्या करें, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स पिरामिड है, इसको हम लोग फूड पिरामिड के नाम से जानते हैं। फूड पिरामिड ही कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ फूड पिरामिड भी क्या बल्कि पिरामिड वर्ड सही है। यहाँ एनर्जी का पिरामिड चल रहा है बच्चों, है ना, इसको हम एनर्जी पिरामिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया एनर्जी पिरामिड, दिस इज एनर्जी पिरामिड। तो हम इसको लिख लेते हैं एनर्जी पिरामिड, PYRAMID। चल दिए पिरामिड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो जाएगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज कॉल्ड थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड इट इज कॉल्ड फोर्थ ट्रॉफिक, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ पिरामिड ऑफ फूड। एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि प्रोड्यूसर ने फूड बनाया है। प्रोड्यूसर कहाँ लिखे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, हमेशा ऑलवेज। इफ द इकोसिस्टम रिसीव्स हाउ मेनी टाइम्स किलो कैलोरी, 1 लाख टाइम ना, 1 लाख टाइम किलो कैलोरी ऑफ द सनलाइट एनर्जी ऑफ द एनर्जी फाइनली अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर। कह रहे हैं मतलब इस वाले, ये टर्शरी कंज्यूमर लिखा है, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो पहले तो आप ये जानें कि जो भी एनर्जी
प्रोड्यूसर्स सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ की बात हो रही है, इन्होंने सनलाइट से जो एब्जॉर्ब किया है वो उसका केवल क्या कह रहे हैं, केवल 1% एनर्जी यूज़ कर पाते हैं, अप्रॉक्स 1% ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इसका हमें 1% निकालना पड़ेगा। आप जब इसका 1% निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू, ऐसे लिखेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो हम लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1। जब कट करोगे 2 ज़ीरो यहाँ से कट कर लिया, देखिए तो कितनी एनर्जी आपके पास बची, 1000, यानी हमें ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 को 1000 किलो कैलोरी एनर्जी देनी है ना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। उसके बाद हर नेक्स्ट पे यहाँ पे इसकी 10% ट्रांसफ़र होती है ना। तो यानी क्या हुआ कि 1000 किलो कैलोरी का इसका 10% नेक्स्ट में जाएगा। तो जब आप 10% इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10/100, है ना। यानी हम सीधे एक ज़ीरो हटा दें, यानी यहाँ पे सेकेंड वाले पे 100 जाएगा, फिर एक ज़ीरो हटाएंगे तो 10 आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। अगले वाले पे एक ज़ीरो और हटाएंगे तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी इसका कहाँ गया आंसर, इसका 4th आंसर करेक्ट आंसर है। और ये हमारा काम आ गया। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आइए 13th, कह रहे हैं पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्रूटिंग प्लांट स्पीशीज आर डिपॉजिटेड ऑन द फीमेल फ्लावर। यहाँ चल रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं, बाई अ पॉलिनेटर, हाउ है तो फीमेल फ्लावर डज नॉट गेट फर्टिलाइज, कह रहे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे आके बैठा लेकिन नहीं हुआ। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ट्रू, तो भैया जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो ना तो फ्रूट बनेगा ना तो सीड बनेगा, दोनों में से कोई ना बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड एंड दूसरे में क्या है, ओनली सीड, नो नो नॉट पॉसिबल, फ्रूट भी नहीं बनेगा। फ्रूट पूरा ही सीड को इंक्लूड भी कर रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड, यानी हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, हम आ गए इस पे। और मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म भी हो गया। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।